राजनीति है रमन जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स। इसका जवाब तो मुझे लगता है मोदी साहब और गुलाम नबी आज़ाद साहब ही दे सकते हैं। अब ये रोने धोने की राजनीति भी अब देखा काफ़ी जो है बड़ा एक भयानक रूप धारण कर रही है। आप रोहिंग्यास की बात कर रहे हैं, आप बाकी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्यास को बसाने वाले तो वही है ना जिनकी गोद में बैठ के आपने सरकार। मैं मानता हूँ आपकी बात। अगर पुरानी सरकार 2009-10 के बाद इनको यहाँ लाई तो इनको बसाने में पूरा हाथ भाजपा सरकार का और पीडीपी सरकार का। वो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इनके प्रधानमंत्री के साथ अभी मेरे ख्याल से इसी साल के स्टार्टिंग में 10 पैक्ट साइन किए म्यांमार से। बेसिकली लोग म्यांमार से आए हैं, म्यांमार मतलब पुराना बर्मा, ये वहां से आए हैं। 10 पैक्ट साइन किए हैं और एक पैक्ट में ये भी कहा गया है, ये फैसला लिया है, ये एक एमओयू है बीच में, उनके दोनों के बीच में, हमारी सरकारों के बीच में, जो रखाइन स्टेट है म्यांमार में, जहां से ये लोग आते हैं रोहिंग्या, उसकी डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान पैसा देगा। जुमले बेचे हैं और अब तो जनता ये खुद कह रही है कि लॉलीपॉप देते हैं हम लोगों को, और लॉलीपॉप के एवज में हमसे वोट भी ले जाते हैं और टैक्सेस भी ले जाते हैं। देखिए, पैंथर्स पार्टी ने अगर सत्ता लेनी होती रमन जी तो और भी बहुत सारे तरीके थे सत्ता लेने के, लेकिन आज के समय में हम लोग जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। अरे भाजपा सरकार के नेताओं ने और भाजपा सरकार की नीतियों ने तो कमर जो है आपकी आम आदमी की जो है कमर। बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, एक बार फिर दो फाड़ होने की कगार पर है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ऑपोजिशन का होना बड़ा जरूरी है। अगर ऑपोजिशन नहीं होगी तो सत्ता पक्ष के लिए तो ओपन फील्ड है। देखिए, पैंथर्स पार्टी ने हमेशा ये कहा था कि 370 दफ़ा जो है वो एब्रोकेट होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का पूरी तरीके से विलेज जो भारत के साथ हो, वो हुआ। लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था भाई, जो हमारी लैंड्स और हमारी जॉब्स हैं, इनको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। पैंथर पार्टी की बात करते हैं। पैंथर पार्टी में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है रमन जी, और आपका इशारा जिस मुद्दे की तरफ है, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ उथल पुथल जो बीच में हुई, राजनीति है, हर परिवार में, हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर संगठन में ये चीज़ें चलती रहती हैं। नाराज़गियाँ भी चलती हैं, दूरियाँ भी चलती हैं, वापसियाँ भी चलती हैं, आना जाना लगा रहता है। इसीलिए हरदेव सिंह जी को गुस्सा आता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हरदेव सिंह जी को गुस्सा नहीं आता। वो बहुत सीधे आदमी हैं और सीधी बात रखते हैं। ही इज़ ए वेरी क्लीन मैन, ऑनेस्ट मैन, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। तो जहाँ उनको कभी बात बुरी लगी तो वो उस तरह को अपना रिस्पॉन्ड करने का उनका अपने निराला तरीका है और हम उनकी इज्जत करते हैं। कई बार उनका नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। 10 फरवरी को आपने मेरा एक इंटरव्यू जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह के साथ देखा था, जो काफ़ी वायरल हुआ, जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा और कई तरफ से जो है उसकी सराहना की गई। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। दरअसल एक जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल पूछना और राजनेता का काम उसका जवाब देना। उस इंटरव्यू में जो हुआ उसे अब हम जाने देंगे। आगे बढ़ते हुए आज हम फिर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी गगन प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं। गगन जी, बहुत बहुत स्वागत है जम्मू लद्दाख। धन्यवाद रमन जी। गगन जी, अभी जिस तरह से जो मुद्दों को आप उठा रहे हैं, जिस तरह से महंगाई का मुद्दा है, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है, अभी पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार चारों तरफ से विफल होती जा रही है? केंद्र सरकार अपनी नीतियों में पूरी तरह से विफल हुई है रमन जी। मुझे याद है और आपको भी याद होगा, जब केंद्र में कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था तो जब थोड़े से भी एलपीजी सिलेंडर्स और अपने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ती थी तो इन्हीं के जो दिग्गज नेता थे, जिनमें राजनाथ सिंह जी भी थे, जेटली साहब भी थे, सुषमा स्वराज भी हुआ करती थी और अपनी स्मृति ईरानी जी भी हुआ करती थी, ये सब के सब जो है सड़कों पर आ जाया करते थे गैस सिलेंडर्स के साथ, सब्जियों के साथ, गले में प्याज और टमाटर की मालाएं लेते हुए। याद होगा रमन जी आपको? और तब 400 रुपये का सिलेंडर इनको महंगा लगा करता था और आज जो है 900 रुपये के करीब प्रति सिलेंडर हो गया रमन जी। 55 रुपये का पेट्रोल तब उन्हें महंगा लगा करता था, आज 100 रुपये का आंकड़ा छू चुका है पेट्रोल प्रति लीटर। सेंचुरी हो चुकी है पेट्रोल के दामों की। लेकिन जो भाजपा के नेता हैं, दे हैव गॉन सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस हाइबरनेशन। वेयर आर दे नाउ? पैंथर्स पार्टी का इनसे सवाल है कि अब आपके भाजपा के नेता कहाँ हैं? और आपके माध्यम से रमन जी, मैं इन जम्मू के भाजपा नेताओं को भी सवाल पूछना चाहता हूं। उनके 25 एमएलए लोगों ने जिताए, 2-2 मेंबर पार्लियामेंट दिए, आज वो बात ही नहीं कर रहे, वो नजर ही नहीं आते हैं। बड़ा अजीब सा माहौल बन चुका है। और महंगाई के साथ साथ अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू संभाग के अंदर, टोल प्लाजा इन्होंने हमारे सिर पर मढ़े हैं। 4 टोल प्लाजा ऑलरेडी फंक्शनल हैं, जहां पर लूट खसूट की जा रही है। अगर मैं ये बोलूं तो मैं गलत नहीं बोलूंगा। और उसके बाद 2 और आने हैं अभी, और उसके बाद फिर आप हम पे मरने जा रहे हो प्रॉपर्टी टैक्स।
महंगाई का आप देखिए, कहाँ कीमतें जो हैं आसमान छू रही हैं। आप दालों की प्राइसेस देखिए, एडिबल ऑयल्स की प्राइसेस देखिए, आप स्टेपल वेजिटेबल्स की प्राइसेस देखिए, आप जिसमें आलू, प्याज, लहसुन और आपका डेयरी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस देखिए। और ऊपर से आपने कर दिया एलपीजी सिलेंडर अब 900 रुपये का। गृहिणियाँ कहाँ जाएंगी? अरे भाजपा सरकार के नेताओं ने और भाजपा सरकार की नीतियों ने तो कमर जो है आपकी आम आदमी की जो है कमर तोड़ दी है। दिस इन्फ्लेशन, जो द ट्रेंड ऑफ द इन्फ्लेशन इन इंडिया नाउ हैज़ रियली ब्रोकन द स्पाइन ऑफ अ कॉमन मैन, विच Panthers Party opposes, and we would like to oppose them and expose them and finally depose Bharatiya Janata Party from the center, from the chair of the center, so that the people get relief. The sooner the better for us. बीजेपी ने इसी तरह के प्रोटेस्ट कर इसी तरह से सड़कों पे उतरकर सत्ता हासिल की, तो क्या पैंथर पार्टी भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रही है? देखिए, पैंथर्स पार्टी ने अगर सत्ता लेनी होती रमन जी तो और भी बहुत सारे तरीके थे सत्ता लेने के, लेकिन आज के समय में हम लोग जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने जब ये विरोध प्रदर्शन करते थे, लोगों को एक आस बनी कि यही हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एक ऑप्शन बने और इनको हम केंद्र में काबिज करें, तो जो गलतियां पिछली सरकारों ने की थी वो रेक्टिफाई हो जाए, उसमें कुछ सुधार हो। लेकिन आपने देखा कि जब से इनकी सरकार बनी 2014 से लेकर अभी तक लोगों को मिला क्या है? सिर्फ आश्वासन, सिर्फ उन्होंने जुमले बेचे हैं। और अब तो जनता ये खुद कह रही है कि लॉलीपॉप देते हैं हम लोगों को, और लॉलीपॉप के एवज में हमसे वोट भी ले जाते हैं और टैक्सेस भी ले जाते हैं। और अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें और खासकर जम्मू संभाग की अगर बात करें, हम लोगों ने, यहाँ की जनता ने 25 एमएलए इनके जिताए थे, 2 मेंबर पार्लियामेंट जिताए थे। अच्छे दिन के वादे इन्होंने किए थे, डिजिटल इंडिया के वादे इन्होंने किए। अजय रमन जी, डिजिटल इंडिया के क्या बात करोगे आप? इन्होंने तो 4G के नाम पे हमें 2G पे ले आए ये लोग। स्टेट तो यूनिटैरिटी में तब्दील हुई, 4G के जगह हमको 2G मिला, और 2G सर्विसेज देकर इन्होंने 4G का टैरिफ लोगों से चार्ज किया। रमन जी, करोड़ों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का गबन इन्होंने हमारी जेबों से किया। कौन करेगा इसका भुगतान? क्या ये पैसा लोगों को रिफंड होगा? आपके माध्यम से आज मैं रमन जी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गुहार लगाना चाहूंगा, कृपा करके इस मुद्दे को संज्ञान लीजिए और लोगों को जो लूटा जा रहा है, जो लूटा गया है, उसका खमियाजा तो अब केंद्र सरकार को और भाजपा सरकार को तो भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। भाजपा के नेता कहते हैं कि धारा 370-35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बयार चल रही है। जो आपके मनोज सिन्हा साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो भी उस पर मुहर लगाते हैं। देखिए, पैंथर्स पार्टी ने हमेशा ये कहा था कि 370 दफ़ा जो है वो एब्रोकेट होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का पूरी तरीके से विलेज हो भारत के साथ हो। वो हुआ, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था, भाई जो हमारी लैंड्स और हमारी जॉब्स हैं, इनको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये एक लाजमी है, एक लाजमी विषय है। वी वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ अवर लैंड्स एंड जॉब्स, जो उन्होंने दी नहीं। डोमिसाइल लॉ आप लेकर आए हो, लैंड लॉ आप लेकर आए हो, और इन्हीं की वजह से आप देखो कि आज बाहर के लोग यहाँ पर सेटल हुए हैं और फॉरेन इमिग्रेंट्स भी जो है यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते रमन जी। 1 लाख से ऊपर ये लोग सेटल हो गए हैं। अब तो इनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बने हैं, नौकरी भी ये लेंगे, ज़मीनें भी ये खरीदेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे मुझे बताइए? बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, महंगाई इतनी है, आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है, व्यापारियों के पास काम धंधा नहीं है। कोरोना काल में 1-1.5 साल में तो लाखों के लोग रिट्रेंच हो गए, कितनी बेरोजगारी बढ़ी। और आप जम्मू कश्मीर के अंदर देख लीजिए, 62,000 डेली वेजर जो है गुहार लगा रहा है अपने नियमितीकरण के लिए, अपने वेतन को बढ़ाने की मांग कर रहा है। कोई सुन लेने वाला नहीं है। 4-4, 5-5 साल से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। पीडीडी के डेली वेजर्स तो कितने लोगों ने खम्भों में जाने दे दिए हैं। कौन लेगा इनका संज्ञान रमन जी? कौन सी सरकार लेगी मुझे बताइए आप? यही भाजपा सरकार जिन्होंने इनसे वोट लिए थे, वोटों के एवज में इनको क्या मिला? महंगाई और टैक्सेस, और साथ में लोग अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। और उसी के साथ आप आंगनवाड़ी वर्कर्स को देख लीजिए, आशा वर्कर्स को देख लीजिए, रहबरे खेल के टीचर्स को देख लीजिए, आरईटी टीचर्स को देख लीजिए, मनरेगा के लेबर्स को देख लीजिए, एनवाईसीज देख लीजिए, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स देख लीजिए। टीचर्स को भी आपने सड़कों में लाया है, जिसको आप नेशन बिल्डर्स बोलते हो। आज टीचर भी सड़कों पर है, तो कौन सा रामराज की आप तवक्को कर सकते हैं इन लोगों से? भाजपा सरकार ने ओवरऑल भारत के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है। आप रोहिंग्यास की बात कर रहे हैं, आप बाकी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्यास को बसाने वाले तो वही है ना जिनकी गोद में बैठ के आपने सरकार बनाई थी। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात बताता हूँ। ये जब सरकार हमने जब बनाई थी 2002 के अंदर, और 2005 में हमने सरकार छोड़ी, क्योंकि हम लोग को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये लिखा गया था कि ये डिलिमिटेशन करवाएंगे। जब सरकार ने डिलिमिटेशन नहीं करवाई, हमने छोड़ी। और 2008 तक रोहिंग्या और बांग्लादेश यहाँ नहीं आए थे रमन जी। इनको स्टार्ट 2008 और 9 के एंड में शुरुआत में किया गया। और मैं अगर आपकी बात में मान भी लूँ कि अगर ये पिछली सरकार इनको यहाँ लाई थी, तो यही भाजपा सरकार और पीडीपी सरकार ने मिलकर इनको बसाया है। मैं मानता हूँ आपकी बात। अगर पुरानी सरकार 2009-10 के बाद इनको यहाँ लाई,
तो इनको बसाने में पूरा हाथ भाजपा सरकार का और पीडीपी सरकार का। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इन्हीं के शासनकाल के दौरान 2014 के बाद 2016-17 में तो चरम सीमा में था इनका जो प्रवासी जो यहाँ पर जो इलीगली सेटल हो रहे थे यहाँ पर। आधार कार्ड इनके बने, राशन कार्ड इनके बने, वोटर लिस्ट इनकी बनी, मुफ्त के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इनको दिए गए, रहने के लिए ज़मीनें दी गई। आपने देखा नरवाल बाला में आप इलाके में चले जाओ, वहाँ पर टेम्परेरी शैंटीज हुआ करती थी, अब वो झुग्गियों में तब्दील हो गई, पक्के घरों में तब्दील हो गई, वहाँ बाजार बन चुका है। इन्हीं के शासनकाल के दौरान ये लोग सेटल हुए हैं यहाँ पर। और अगर हम ये मान भी ले कि पुरानी सरकार ने गलती की, ठीक है गलती की, तो आपने उनकी गलती को सुधारा क्यों नहीं? आपने उस गलती पे एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने 2014 में आपने फिर दोबारा 2019 में कहा कि जब इनकी सरकार दोबारा काबिज होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को निकाला जाएगा। प्रोसेस तो शुरू कर दिया गया है ना डिपोर्टेशन को लेकर। 4 साल कौन सा प्रोसेस रमन जी, मुझे बताइए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हीरानगर की जो जेल है उसे खाली कराया जा रहा है ताकि रोहिंग्या सेंटर वहां पर बनाया जा सके, वहां आइडेंटिफाई कर उनको आगे डिपोर्ट करने। ये ऑलरेडी रमन जी बिल्कुल ठीक आपने, इधर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। मैं आपको बताता हूँ जब पीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी में, तो इनके दौरान एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना होगा, याद होगा आपको, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी। 2 बार मीटिंग हुई, उसके बाद उनका पता नहीं चला। और कितनी बार दिल्ली से निर्देश आए कि भाई इनको निकालो, इनका कुछ करो, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये कहा जा रहा है, ऊपर से निर्देश आए हैं कि आप इनके बायोमेट्रिक्स लीजिए। किस चीज़ के बायोमेट्रिक्स रमन जी मुझे बताइए? ये तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास इनका डेटा पड़ा है, इनके लोकेशंस आइडेंटिफाइड हैं, इनकी पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड है। फिर आपको दिक्कत क्या है? हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इनके प्रधानमंत्री के साथ अभी मेरे ख्याल से इसी साल के स्टार्टिंग में 10 पैक्ट साइन किए हैं म्यांमार से। बेसिकली लोग म्यांमार से आए हैं, म्यांमार मतलब पुराना बर्मा, ये वहाँ से आए हैं। 10 पैक्ट साइन किए हैं और एक पैक्ट में ये भी कहा गया है, ये फैसला लिया है, ये एक MOU है बीच में, उनके दोनों के बीच में, हमारी सरकारों के बीच में, जो रखाइन स्टेट है म्यांमार में, जहाँ से ये लोग आते हैं रोहिंग्या, उसकी डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान पैसा देगा। रमन जी जरा आप भी देखिए, जानकारी लीजिए। पीछे की इच्छा शक्ति तो आप सोच सकते हैं ना कि अगर वहाँ डेवलपमेंट होगी तो वो वहाँ से यहाँ नहीं आएंगे। मेरी बात सुनिए ना, आपने वहाँ पर क्योंकि नहीं वो ये कहा गया क्योंकि वो एक स्ट्राइफ टाउन स्टेट है, वहाँ पर हालात ठीक नहीं है। रोहिंग्यन सैल्वेशन आर्मी आपके वहाँ पर कितना वो आतंकवादी गतिविधियों में जो है वो मुलविस हैं, आपको मालूम है। वो क्योंकि एक स्ट्राइफ टाउन स्टेट है, इसलिए ये MOU किया गया भारतीय सरकार और म्यांमार सरकार के बीच की भारतीय सरकार जो है उनको डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर पैसा मुहैया करवाएगी। और आपने उनकी सुरक्षा के लिए एक अपने सबमरीन में दिया सिंधुवीर। तो ये तो मोदी सरकार हमेशा से कह रही है कि अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं, जो अपना गरीब है, जो कमजोर है, उसकी मदद के लिए भारत बहुत बढ़िया, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं भाई अपना घर भी तो सुधारो। अगर आपने उनको सुरक्षा मुहैया करवाई है, ठीक किया आपने, मानता हूं मैं, लेकिन आपने हमारी सुरक्षा का क्या किया? जो हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी अभी तक बसे हुए हैं, आप तो 2014 से इनको बोल रहे हैं निकालने के लिए, अभी तक डिपोर्ट ही नहीं हुए। आपको लगता है डिपोर्ट होंगे इतने आसानी से? जिन लोगों के डोमिसाइल यहाँ सर्टिफिकेट बन गए उनको क्या करेंगे रमन जी? जिन्होंने अपना स्टेट सब्जेक्ट पुराने बनाए उनका क्या करेंगे रमन जी? जिन्होंने अपना वोटर कार्ड बनाया उनका क्या करेंगे रमन जी? आप मुझे बताइए रमन जी। वोटर लिस्ट में इनका नाम है, आधार कार्ड में इनका नाम है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन्होंने बना लिया। इनके कुछ बच्चे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में अपने नरवाल बाला में पढ़ रहे हैं, करियानी तालाब जिसको बोलते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं। इनके बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे इनको निकालेंगे मुझे बताइए? जब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड आपका बना है, आधार कार्ड आपका बना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। गवर्नमेंट हैज टू टेक कॉग्निजेंस। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो उनके लिए वैलिड है जो भारत के निवासी हैं, जो भारत के निवासी नहीं है, अगर उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी भी कारणों से बन भी जाता है तो वो रद्द भी हो जाएगा। फॉर्ज तरीके से बनाए जा सकते हैं, बड़ा सा। मैं अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आना जाना रहता है, तो जब मैं उनसे भी तफसील से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि जो स्टेट सब्जेक्ट बनने की प्रक्रिया होती थी बड़ी कम्बरसन हुआ करती थी, बहुत कम्बरसन, उसका एक प्रोसेस था। मतलब मुझे याद है मैंने जब अपने बच्चों को स्टेट सब्जेक्ट बनाए, उसको 2 महीने लगे उस पूरे प्रोसेस को। मुझे 1951 की वोटर लिस्ट भी निकालनी है, मुझे 1938 का बिक्रमी का रिकॉर्ड भी निकालना है। मतलब 2 महीने के बाद जो मेरी हालत हुई थी मैं जानता हूँ, और खून पसीना बहाकर मैंने अपना स्टेट सब्जेक्ट बनाया। अब डोमिसाइल, अब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आपने कहा 2005-6 में जब डिलिमिटेशन कमेटी को जब वो पास नहीं कराया गया और डिलिमिटेशन यहाँ नहीं कराया गया, सरकार ने आपने सरकार से अपने हाथ जो हैं वो खींच लिए। लेकिन अब तो केंद्र सरकार डिलिमिटेशन आयोग भी बैठा चुकी है और उसकी कामकाज कोविड के चलते थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन अब तो कामकाज उसका शुरू भी होने हम उसको समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा मूव है, डिलिमिटेशन तो होनी चाहिए। और साथ साथ में हमें आपके माध्यम से ये भी अब मैं केंद्र सरकार को बोलूँगा, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि जो रिटायर्ड जज हैं हमारी रंजना सरदेसाई जी और उनके साथ जो जितने भी मेंबर्स हैं वो इस चीज़ का, और जो भाजपा के एसोसिएट मेंबर्स भी जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि जम्मू संभाग की डेमोग्राफी भी देखिए, जम्मू संभाग का टोपोग्राफी भी देखिए, एरिया भी देखिए, और अब हमारे जो सीटों का आवंटन होगा वो अब हमारे जो है
तौर तरीके के हिसाब से होना चाहिए, हमारी टोपोग्राफी, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया, हमारी पॉपुलेशन, उसके हिसाब से होना चाहिए। जम्मू के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। राजनीति की बात कर ली, अब थोड़ा सा सेंटर की राजनीति की बात कर लेते हैं जी। कि सेंटर की राजनीति में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, एक बार फिर दो फाड़ होने की कगार पर है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? देखिए, इसका जवाब तो अब आपको कांग्रेस ही देंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ऑपोजिशन का होना बड़ा जरूरी है। अगर ऑपोजिशन नहीं होगी तो सत्ता पक्ष के लिए तो ओपन फील्ड है ना रमन जी। ऑपोजिशन का आज जो दायित्व बनता है वो लोगों के मुद्दों को लेकर एकजुट होने का है, ना कि बंटने का। अगर आप बंट जाएंगे तो फिर सत्ता पक्ष के लिए तो ये इट विल बी यू पे वे फॉर देम फॉर ए कंप्लीट वॉक ओवर, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी। गुलाम नबी आज़ाद जैसे अगर बड़े कद के जो नेता जो पिछले 41 साल से न केवल राज्य की बल्कि सेंटर की राजनीति अगर कर रहे हैं, वो अगर नाराज हो रहे हैं, कांग्रेस से खफा हो रहे हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं धुआं वहीं निकलता है जहां कुछ आग लगी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने रमन जी, और इसका जवाब तो अब गुलाम नबी आज़ाद जी मुझसे ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि आंतरिक मामला है कांग्रेस का, और ही इज़ द राइट पर्सन टू आंसर। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये तो बोलना चाहूँगा कि विपक्ष को आज एक होने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक होने की ज़रूरत है, ताकि आप सत्ता पक्ष को घेर सको, उनकी रॉन्ग पॉलिसीज़ को घेर सको, उनकी जो गलत नीतियाँ हैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सको। लेकिन अगर हम लोग ही डिवाइड हो जाएंगे, अगर विपक्ष जो है एक कॉमन तरीके से एक अपनी एक सिंक्रोनाइज वॉइस में जो अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, तो सत्ता के लिए कंप्लीट गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा से अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद जम्मू आते हैं। G23 मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है, यहाँ आकर वो प्रधानमंत्री का गुणगान करते हैं। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? राजनीति है रमन जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स। इसका जवाब तो मुझे लगता है मोदी साहब और गुलाम नबी आज़ाद साहब ही दे सकते हैं। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है रमन जी। हमने एक सीन देखा था जब राज्यसभा के अंदर दोनों नेता, जो नेता सदन हैं और नेता विपक्ष हैं, वो दोनों रोए थे बिल्कुल उनकी विदाई पर, और उसके बाद वो यहाँ आकर उनकी तारीफ करते, तो कहीं लगता है कि नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। ये तो पूरे भारतवर्ष ने देखा रमन जी, और अब ये रोने धोने की राजनीति भी अब देखा काफ़ी जो है बड़ा एक भयानक रूप धारण कर रही है। और अब ये जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू संभाग के लिए कितना इससे क्या फ़ायदा और नुकसान होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष को एक होने की ज़रूरत है रमन जी, और सत्ता पक्ष की जो रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं, जो दमनकारी नीतियाँ हैं, द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, दे शुड बी एक्सपोज्ड फॉर, एक्सपोज करना। आपको लग रहा है जो कि है गुलाम नबी आज़ाद की नज़दीकियाँ कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री की तरफ आकर्षित हो रही है? देखिए, नज़दीकियाँ और दूरियाँ तो एक आदमी ही बता सकता है। जो हमने टीवी पे देखा, देखने में तो आजकल रोने की राजनीति ज़्यादा चल रही है, रोने धोने की राजनीति। बाकी अब नज़दीकियाँ कितनी, दूरियाँ कितनी, ये मोदी साहब और गुलाम नबी आज़ाद बेहतर बता सकते हैं आपको। ठीक है, सेंटर के बाद हम फिर राज्य में वापस आते हैं, पैंथर पार्टी की बात करते हैं। पैंथर पार्टी में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है रमन जी, और आपका इशारा जिस मुद्दे की तरफ है, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ उथल पुथल जो बीच में हुई, राजनीति है, हर परिवार में, हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर संगठन में ये चीज़ें चलती रहती हैं। नाराज़गियाँ भी चलती हैं, दूरियाँ भी चलती हैं, वापसियाँ भी चलती हैं, आना जाना लगा रहता है। तो आने वाले समय में पैंथर्स पार्टी जो है लोगों की आवाज़ बन के उभरेगी। क्या पैंथर पार्टी ने कुछ आत्ममंथन किया कि मनकोटिया साहब छोड़कर पार्टी क्यों गए? क्योंकि आप तो करीबन 1 महीना होने को है, तो क्या कुछ आत्ममंथन आपकी तरफ से किया गया? बलवंत जी ने अपने ओहदों से इस्तीफा दिया है, वो अभी पार्टी के बीच में ही हैं, और उनसे बात चल रही है, और मैं भी उनसे 2-3 बार मिल चुका हूँ, हमारी टीम भी उनसे मिलती रहती है, वो भी हमारे टच में रहते हैं, और वो हमारे साथ हैं, कहीं जाने वाले नहीं। ऐसा क्यों हो गया है कि पैंथर पार्टी अब एक आदमी के इर्द गिर्द घूम के रह गई है? क्योंकि आपने जो पार्टी के कन्वीनर थे प्रोफेसर भीम सिंह को, उनको किनारा करने की कोशिश की। आज भी अगर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उनको हॉट विलन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो है वो कहा जा रहा है, वो पार्टी में आकर वो नहीं कर रहे हैं। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं सेवा सिंह, वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पार्टी का जो ऑफिस है, पार्टी का प्लेटफॉर्म है, वो उनको क्यों नहीं मुहैया हो पा रहा है? तो क्या पार्टी में कहीं ना कहीं अभी भी मतभेद है? नहीं, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेन्यूज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम प्रोटेस्ट करते हैं पार्टी के ऑफिस के बाहर भी, हमने कभी विरोध प्रदर्शन किया, आज प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि उस वक्त की अवेलेबिलिटी कैसी रहती है। हो सकता है सुबह एक ऑफिस अवेलेबल ना हो तो हॉट विलन में किया गया हो, क्योंकि सेवा सिंह बाली जी भी मेरी बात हुई, उनका जो आज प्रेस जो वार्ता रही कल की, वो वहीं पे उन्होंने मैनेज की थी। लेकिन प्रोफेसर भीम बिल्कुल, और वो भी बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू तो कहीं भी हो सकता है रमन जी, हम तो प्रेस क्लब में भी कर सकते हैं, अंदर जाकर प्रेस क्लब में भी हो सकता है, होटल्स के अंदर भी हो सकता है, रेस्टोरेंट्स के अंदर भी हो सकता है, तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कहीं भी कर लीजिए, लोगों की सहूलियत के हिसाब से और मीडिया की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई दिक्कत नहीं है। हर्षदेव सिंह को लेकर पार्टी में एक मत नहीं है क्या? क्योंकि मैंने देखा सतवीर सिंह जो है वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, वो भी आपके पार्टी के युवा नेता हैं,
और कई नेता जिस तरह से मनकोटिया साहब ने अभी पार्टी छोड़ी, मेरी अनौपचारिक उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने इशारा दिया कि किस तरफ से वो नाराज़गी थे। अब मैं यहाँ पर टीवी में खुलकर उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन इशारा दिया कि नाराज़गी थी कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्यप्रणाली चल रही है पार्टी के अंदर। तो पार्टी क्या ऊपर उठने की जगह पतन की तरफ क्यों जा रही है? नहीं, पार्टी पतन की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही है रमन जी। देखिए, मतभेद रहते हैं, मतभेद एक परिवार के अंदर भी रहते हैं, सदस्यों के बीच में भी रहते हैं, लोगों के बीच में भी मतभेद रहते हैं। तो मतभेद जो है बातों से सुलझाए जा सकते हैं और बातचीत उनसे जारी है। और बलवंत जी कहीं जाने वाले नहीं है। मैं पैंथर्स पार्टी में ही मैं आपको आज आश्वासन दूंगा, पूरी तरह से आपके माध्यम से लोगों को भी आश्वासित करना चाहूँगा कि बलवंत मनकोटिया बिल्कुल पार्टी के साथ है और हमारी पार्टी जो है पूरी टीम की तरह काम कर रही है। कोई किसी के आगे पीछे मंडरा नहीं रहा। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज रमन जी मुझे लगता है आज आपने पहली बार मेरा इंटरव्यू लिया, क्योंकि आपको लगा कि मैं पैंथर्स का अगर आपको मुझे फेस नजर आया तो आपने मेरा इंटरव्यू लिया। तो हम सब नेता, सतवीर भी अपना वहाँ बयान देते हैं, वो भी जो है अपनी बात आपके आगे रखते हैं। लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात रखने का हक है और वैसा चल रहा है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी बिल्कुल एक है और आने वाले समय में आपको एक जम्मू की आवाज़ उभर के मनकोटिया साहब के जाने के बाद निश्चित रूप में कि पार्टी को एक धक्का तो जरूर लगा होगा, क्योंकि पार्टी खास तौर पर उधमपुर में जो बेस था वो बेस जो है कहीं ना कहीं डगमगाया होगा, कुछ गड़बड़ाया होगा। तो इसके बाद कहीं ना कहीं देखने को मिला कि पार्टी के उच्च अधिकारियों की तरफ से मीटिंग भी हुई उसके अगले दिन ही, और आनंद फानंद में प्रोफेसर भीम सिंह जी को जो कन्वीनर हो गए थे, एक मतलब रिटायरमेंट की कगार पे थे, उनको दोबारा प्रेसिडेंट बनना पड़ा। और रमन जी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि देखो इसका आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बलवंत जी पहले तो पार्टी छोड़ के नहीं गए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ओहदों से उन्होंने रिजाइन कर दिया, हाँ पदों से इस्तीफा दिया, पार्टी से बाहर नहीं गए, बिल्कुल पार्टी में है। वो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनकी जगह बट दिख नहीं रहे हैं कहीं। आजकल थोड़ा अध्यात्म में भी है वो, थोड़ी छुट्टी भी चाहिए होती है। बड़े नेता हैं, इलेक्शन में काफ़ी बिजी। मोदी जी की राह पे चल रही है। मोदी जी की राह पे नहीं चल रहे हैं। वो एक देखो, योगी तो कोई भी बन सकता है ना, योगी तो मैं और आप भी बन सकते हैं, हमें किसी को उसमें कॉपी करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो अध्यात्म की राह भी थोड़ी है उन्होंने पकड़ी हुई है, तो अच्छा है, मानसिक मन के लिए भी अच्छा और तन के लिए भी अच्छा है। तो वो तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन जहाँ पर आपकी बात रही, जो आप बोल रहे हैं कि अगले दिन जो मीटिंग हुई उसमें फिर वो काबिज हो गए प्रोफेसर भीम सिंह जी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पार्टी की इलेक्शंस ड्यू थी 19 फरवरी तक, हमें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जो वर्किंग कमेटी की लिस्ट और पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है वो जमा करानी थी। तो इसीलिए जी हाँ, यही इसका एक रीज़न रहा कि आनंद फानंद में नहीं, बिल्कुल प्लान तरीके से इसके इलेक्शन करवाए गए और फिर स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत जो है प्रोफेसर साहब को हमने स्टेट प्रेसिडेंट काबिज किया, जब तक बलवंत जी वापस। इलेक्शन का हुआ वो तो अपॉइंट किए गए ना, इलेक्शन तो नहीं हुआ ना, अपॉइंट किए गए। नहीं, इलेक्शन तो सभी की मत के साथ ही होते हैं ना। जब सभी लोग एक सहमति देते हैं उसके बाद ही फिर आप अब जो है प्रेसिडेंट काबिज कर सकते हो। तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, जब बलवंत जी वापस आ जाएंगे वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि क्या लगता है कि जिस तरह से पार्टी में अब इस समय उथल पुथल काफ़ी चल रहा है, इसीलिए हर्षदेव सिंह जी को गुस्सा आता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हर्षदेव सिंह जी को गुस्सा नहीं आता। वो बहुत सीधे आदमी हैं और सीधी बात रखते हैं। ही इज़ ए वेरी क्लीन मैन, ऑनेस्ट मैन, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। तो जहाँ उनको कभी बात बुरी लगी तो वो उस तरह को अपना रिस्पॉन्ड करने का उनका अपने निराला तरीका है और हम उनकी इज्जत करते हैं। कई बार उनका रिस्पॉन्ड करने का तरीका दूसरे को बुरा लग सकता है। ये तो अगले सुनने वाले, प्रश्न करने वाले पे भी डिपेंड करता है वो किस किस्म के प्रश्न कर रहा है और किस तरह से उनकी बात को लेता है। क्योंकि हम लोग भी उनसे उठते बैठते हैं उनके साथ, तो कभी हमें तो कोई भी अनकंफर्टेबल के साथ फील नहीं हुआ। आई फील वेरी मच कंफर्टेबल विद हिम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। तो जैसे मैंने आपसे इस इंटरव्यू की शुरुआत में पहले कहा था कि एक जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल पूछना, जवाब देना एक राजनेता का काम होता है। और आज जिस तरह से मैंने सवाल किए और उसके जिस तरह से जवाब आए, इसी तरह के जवाब एक राजनेता की तरफ से आने चाहिए। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।